नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। एचएन 24x7 देख रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने यूपी के सांसदों से परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड मांगा है, जिसके लिए उनको एक फॉर्म भेजा गया है। भाजपा ने सभी सांसदों को 2 पन्नों के नोट्स के साथ 3 फॉर्म भेजे हैं। इस फॉर्म को भरकर उन्हें प्रदेश कार्यालय या फिर दिल्ली में संसदीय कार्यालय में जमा करना है। इसमें सांसदों से पूछा गया है कि महाजनसंपर्क अभियान में उन्होंने कितना काम किया है। साथ ही आगे टारगेट भी दिए गए हैं। इस रिपोर्ट कार्ड की उनके 2024 के टिकट में भी भूमिका रहेगी। नंबर 1 जो बहुत महत्वपूर्ण है इन सब चीज़ों में कि आखिर रिपोर्ट कार्ड में मांगा क्या गया है। सांसदों को अपनी लोकसभा के 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट भेजनी है। इनका सम्मेलन कराना है। इसमें यह भी बताना है कि कितने इन्फ्लुएंस भाजपा के लिए अच्छा लिखते हैं, कितने खराब और कितने लोग तटस्थ रहते हैं। सांसदों को अपनी लोकसभा में 1000 विशिष्ट लोगों की लिस्ट देनी है। इनमें पद्म पुरस्कार विजेता, खिलाड़ी, शिक्षक, चिकित्सक, शहीद परिवार के लोग शामिल हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने क्षेत्र में 40 से 50 कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करनी है। हर एक कार्यकर्ता को डेली सुबह 20 और शाम को 20 यानी 40 लोगों से संपर्क करना है। उन्हें मोदी सरकार के 9 साल के कामों के बारे में बताकर उसकी एक बुकलेट देनी है। सांसदों ने अपने इलाके में कितने सम्मेलन किए, उसमें अलग अलग वर्गों की कितनी सहभागिता रही, यह भी फॉर्म में भरकर बताना है। खास तौर पर लाभार्थी, व्यापारी और सामाजिक सम्मेलनों में कितनी संख्या आई, उसकी जानकारी देनी है। इसके बाद पीएम मोदी 27 को सभी बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो ये आपको बता दें कि एक लिस्ट मांगी गई थी। उसके बाद आपने देखा किस तरह से पीएम मोदी ने अभी आपने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी किया था और कुछ लोगों से बातचीत भी की थी सांसदों की। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मनोज यादव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्वनी शाही जी आपका रुख कर लेते हैं। अश्वनी भाई, रिपोर्ट कार्ड मांगी गई है आप लोग की तरफ से और ये भी कहा जा रहा है इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए ही उनको टिकट दिया जाएगा। जितना अच्छा रिपोर्ट कार्ड होगा वही टिकट के हकदार होंगे, अन्यथा उनका टिकट भी कट सकता है। तो आपको लग रहा है कोई सांसद जो है अपने आप को 100 में से 10 अंक देगा? 100 में से 10 अंक मनीष जी? भाई सब सांसद तो यही कहेंगे ना, नहीं हमने तो काम किया है। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं, देखिए उसमें समीक्षा की कई तरह से तैयारी की जाती है। ये सांसद लोगों से उनका जो है एक परफॉर्मेंस का कार्ड रिपोर्ट मांगा गया है कि आपने क्या क्या किया। होता क्या है कि कई बार देखा गया है कि सांसद अपने क्षेत्र में जो है आखिर क्यों हारते हैं, क्योंकि जनता से उनका संवाद नहीं रहता है, क्षेत्र के कामों में रुचि नहीं लेते हैं। बहुत सांसदों का, हर दलों की मैं बात कर रहा हूं, मैं सांसदों की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं। उनका जो बजट आता है वो बजट वापस चला जाता है। बहुत सी ऐसी होती है कि खर्च नहीं कर पाते। तो ये सब चीजों से जनता से उनका दुराव की स्थिति हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपने सांसदों से ये कह रहे हैं कि आप जनता से कितने जुड़े रहे, आप जुड़ने के बाद आपने क्या क्या काम किया, आपने क्या क्या संवाद कैसे स्थापित किया, कैसे आप लोगों के बीच में गए, पार्टी की नीतियों को कैसे पहुंचाया, जो लोक कल्याण की चीजें हैं 9 साल में की गई हैं वो जनता को कितना आपके द्वारा पहुंचाया गया। तो ये सब चीजों का एक मांगा गया है। उसके बाद फिर से अलग से टीमें जाकर उनकी चीजों को भी देखेंगी, जो हम लोग सर्वे भी कराते हैं, इंटरनल सर्वे कराते हैं कि हाँ ठीक है, मिस्टर ए से मांगा गया तो उन्होंने इतना ये दिया है, इसमें इन्होंने क्या किया है, उनकी दूसरी रिपोर्ट भी आती है। तो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो लगभग 30 से 40% टिकट जो है हर चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, हम परफॉर्मेंस के आधार पर काटने का भी काम करते हैं। और जो नए लोग आते हैं वो लोग जीत कर आने का वो करते हैं। दूसरी चीज होती है कि कोई 10 साल से, कोई 15 साल से अगर है तो नए कार्यकर्ताओं को भी मौका मिले, उनका भी जो है बेहतर व्यवस्था हो। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनाव की तैयारी
अपने विस्तारकों से लेकर बूथ अध्यक्षों से लेकर अभी देखिए 27 तारीख को जो भोपाल में शानदार कार्यक्रम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरेक्शन किया सबसे, बूथ के कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाया, उनको बताया कि कैसे कैसे आप वहां पर काम करें, कैसे संपर्क करें। तो ये पूरी एक रणनीति है जिसका कुछ पार्ट आपके सामने है, बाकी अंदरूनी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो करते हैं। ठीक है। जी। मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, यहाँ पर देखिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम किया गया बीजेपी के द्वारा, रिपोर्ट कार्ड सांसदों का मांगा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी पूरी मजबूती से लोकसभा चुनाव को जीतना चाहती है। इस रिपोर्ट कार्ड के द्वारा ये देखने की कोशिश की जा रही है किस सांसद ने काम किया है, क्या अगला टिकट ये देने लायक है इसको कि नहीं है, क्योंकि उसको भी मालूम है इस बार काफी मुकाबला टक्कर का होने वाला है। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं पूरी चीजों को? फर्जी डाटा जारी करने वाले राजनीतिक दल के सांसद भी फर्जी ही रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, उस पर स्पष्ट मोहर लगा देगी फर्जी डाटा जारी करने वाली पार्टी। इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं। लेकिन क्योंकि ये बीजेपी का इंटरनल मैटर है, बीजेपी जैसे चाहे, जो नियम चाहे, जिस नियम से चाहे उस नियम से टिकट काटे वो बांटेगी, उनका अपना इंटरनल मैटर है। उस पर विपक्ष कोई टिप्पणी करने में मुझे ख्याल से असमर्थता ही जतानी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि अगर मेरे क्षेत्र का सांसद बीजेपी का है तो उसका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत हम लोग जरूर करें कि उस सांसद ने क्या किया, कौन सा काम किया है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार का वहां की जनता को क्या लाभ मिला है, कोई आदर्श गांव जैसा शब्द आया था इस देश में, तो उस सांसद ने 10 सालों में लगातार अगर कोई सांसद है तो वो कितने आदर्श गांव बना पाया है, इन सारी चीजों की बात होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या मिला है गांव को, कस्बों को, शहरों को, कस्बों को, नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को क्या मिला, उस पे बात होनी चाहिए। उस पे समाजवादी पार्टी सवाल पूछेगी सरकार से। बाकी इनका क्या अपना इंटरनल मैटर, उस पे हम नहीं जाना चाहते। अभी आपने कहा कि मोदी जी ने कहा मेरा बूथ सबसे मजबूत, बहुत अच्छा नारा है, पिछले 10 साल से पूरा देश सुन रहा है। लेकिन मेरा यूथ कब बनेगा मजबूत, मेरी जीडीपी कब बनेगी मजबूत, मेरा गरीब किसान मजदूर कब बनेगा मजबूत, कब उनकी आय दोगुनी होगी, कब उनके साथ अन्याय जो हो रहा है वो नहीं होगा, ये सारी बातें सामने स्पष्ट होनी चाहिए ना। वो स्पष्ट नहीं है। और जो टिकट काटने की बात की जा रही है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जो बैकवर्ड और दलित सांसद है बीजेपी के, उनके टिकट उड़ा दिए जाएंगे। पिछली बार भी यही हुआ था। और जो उनके स्थापित आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनके टिकट वैसे एज इट इज बने रही है, ना उनका रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाएगा, ना उनके बारे में किसी तरीके का कोई बात हो। जैसे बस्ती के सांसद थे, कितना वहां कंट्रोवर्सी थी, लेकिन बस्ती के सांसद द्विवेदी जी पहली बार में भी थे, दूसरी बार में भी थे, वहां उनका कोई बदलाव नहीं। लेकिन बाराबंकी की सांसद जो महिला थी, वो दलित थी, उन्होंने अच्छा काम किया, उनका टिकट उड़ा के दूसरे दलित को दे दिया गया। लेकिन बस्ती के सांसद का टिकट नहीं बदला, हरीश द्विवेदी का टिकट नहीं बदला। मैंने उदाहरण के साथ आपको बता दिया है। इसी तरह के उत्तर प्रदेश के सारे 80 सीटों पे जब आप बात करेंगे तो आपको ये नजर आएगा। और चाहे आप अपने पत्रकारों से रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, किन किन सीटों पे काटा था, काम वहां कैसे कैसे हुआ। तो वो बीजेपी दिखाने के लिए इस तरह के काम करती है, दलितों पिछड़ों को उससे एक से ज्यादा मौका देने में असमझता दी जाती, कहीं स्थापित नेता ना हो जाए, कल को बगावत कर दे तो बीजेपी का नुकसान ना हो जाए। इस तरह के काम बीजेपी करने में एक्सपर्ट है मनीष। ठीक है। अश्वनी शाही जी, देखिए यहाँ तो अब तो यहाँ पर खेल दूसरा कर दिया मनोज भाई ने। अब यहाँ पर बता दिया कि देखिए एक तरफ तो दलित का वो आप लोग काट दे रहे हैं टिकट, और जो मतलब जो स्वर्ण हैं, जो पंडित हैं, उन लोगों के टिकट नहीं कट रहे हैं। यहाँ तो चीजें जो है उन्होंने एकदम बिल्कुल बदल दी हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के पास तथ्यों का और मुद्दों का अकाल है, और इस समय मुद्दों के दिवालियापन में समाजवादी पार्टी कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि अब अस्तित्व का सवाल है इनके सामने। राज्य तो अपने अस्तित्व से जूझ रहे हैं, 7% से 2% आ गए। उन्होंने नारा दिया उत्तर प्रदेश में स्कूटी पर घूम के, प्रियंका जी ने, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वैसे ही मनोज भाई नारा दे रहे हैं। आज बस्ती की जो माननीय सांसद की बात कर रहे हैं ये, वो आज हमारे संगठन में प्रदेश की महामंत्री हैं। तो हमारे दलों में कभी संगठन में, कभी सरकार में ये चीजें रहती हैं। इनके यहाँ अभी एक कुछ दिन पहले एक संगठन की सूची जारी की गई मनोज जी के यहाँ। उसमें मेरे सामने सूची है, मैं कहिएगा अगर मौका मिलेगा तो मैं पढ़ दूंगा, समय लगेगा।
उसमें किस तरीके से यादव सबसे एक नंबर पर, उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम, फिर दूसरी जातियां, इस टाइप से जब मीडिया और सोशल मीडिया पर भर्त्सना होनी शुरू हुई तो अरविंद सिंह गोप को और दो चार और सवर्णों को उसमें जोड़ा गया। तो उसके बाद दूसरी लिस्ट एक और जारी की गई। तो ये लिस्ट जो है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से सिर्फ जाति में ही उलझ कर रह जाती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ चलती है, तो हम सबके लिए करते हैं। हमारे यहाँ एक उदाहरण है, मैं आपको बताता हूं, जो अभी ओबीसी की बात की इन्होंने। राजभर समाज के एक हमारे माननीय राज्यसभा सांसद हैं, राम सकल राजभर जी, मऊ के रहने वाले हैं। वो खेत में अपने पानी की सिंचाई करा रहे थे। उनके घर फोन गया कि आप राज्यसभा के लिए मनोनीत होने जा रहे हैं, आपको पर्चा भरना है। उनको भरोसा ही नहीं था। ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को खेत से उठाकर राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और समाजवादी पार्टी की वो लिस्ट आप देख लीजिएगा, मनीष भाई आपके पास होगी या मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा किस तरीके से यादवों का प्रादुर्भाव हुआ था। जैसे इटावा के सिपाहियों में भर्ती जब हो रही थी तो यादव 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 और अनिल यादव जो थे वो यादव यादव। तो ये जातियों में खेलने का काम करते हैं, इसीलिए ये लोग जाति में बटकर, उसी पर जाति पर ही आधारित पार्टी थी इनकी। जी ठीक है। राज शर्मा जी, अब यहाँ पर तो कह दूं? जी 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 मनोज जी, जी जी मनीष जी, शर्मा जी, मैं एक लाइन कह दूं। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही साही जी ने। जो वो लिस्ट की बात कर रहे हैं, वो लिस्ट था पीडीए का एक स्वरूप। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। उसमें ऐसा समावेश समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी में, पिछड़े में लालजी वर्मा भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, हमारे गुर्जर समाज के भी थे, हमारे राजभर समाज के भी थे, हमारे उसमें मौर्य समाज के भी थे, उसमें यादव भी थे, उसमें पटेल भी थे। सारी जातियों का समावेश पिछड़ों का था, फिर दलितों का था, राजपूत ब्राह्मण कहाँ थे। अब बीजेपी को बेचैनी छा गई। उसमें उन्होंने बताया, समण वर्ग के लोग भी थे, तो उसमें दो चार लोग छूट गए कि साहब हमको भी राष्ट्रीय कमेटी में हमारी वरीयता के हिसाब से रख लिया जाए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुनः 4-5 लोगों को उसमें स्थापित कर दिया। तो उसमें कौन सी बात है भैया, हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम पीडीए वाले हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। मतलब इसमें कौन सी भाई छुपी हुई बात है। ठीक है मनोज भाई, सवर्णों का कोई, ठीक है, पीडीए, आपने पीडीए को लेकर अब बात कही है मनोज भाई, ठीक, आ रहे हैं अश्विनी भाई, आ रहे हैं। पीडीए को लेकर बात कही, मतलब कि आप लोगों को सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, आप लोगों को पंडितों का वोट नहीं चाहिए, आप लोगों को दलितों का वोट चाहिए, खुले तौर पर कह रहे हैं ना, पीडीए को लेकर चल रहे हैं आप। आपने कहा है, हमने नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सबका समायोजन किया, उसमें पीडीए को वर्चस्वता पे रखा गया। हाँ, मतलब कि कहीं ना कहीं जाति को लेकर ही पूरा आप लोग खेल खेल रहे हैं। इसको एक कहा जाए पूरी जाति पर ही पूरा। जी स्पष्ट कर दूं, हाँ, 1 मिनट मनीष जी, अब स्पष्ट कर दूं। आपने गंभीर आरोप लगा दिए। देश के प्रधानमंत्री कौन है? पिछड़े। पीएमओ में पिछड़ों की संख्या शून्य। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके वीसी शून्य। जजों में संख्या शून्य। कैबिनेट में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें पिछड़ों की संख्या शून्य। जितने भी ब्यूरोक्रेसी में बैठाए गए लोग उसमें पिछड़ों दलितों की संख्या शून्य। जो नगण्य हैं, जिन पे गिनती नहीं होनी चाहिए, वहां पे पिछड़ों दलितों को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये गेम हम नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो मतलब पिछड़ा प्रधानमंत्री, तो ठीक है मनोज भाई, कुल मिलाकर यही है ना कि कुल मिलाकर यही है ना कि पिछड़ों की ही राजनीति करने के लिए अब आप आगे बढ़ गए हैं, पीडीए को लेकर चल रहे हैं आप, दलित अल्पसंख्यक पीडीए, हाँ पीडीए को लेकर चल रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राज शर्मा जी, सवाल ये है सर, देखिए ये तो अब सपा जो है पूरे अब उसी में उलझी हुई है कि पीडीए को लेकर चल रही है वो। अब आप लोग किसको लेकर चल रहे हैं ये बताइए। सपा के साइकिल पर तो आप सवार हैं, अब तो लग रहा है धीरे धीरे 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन आप भी इसी चीज को लेकर चल रहे हैं जो सपा लेकर चल रही है। देखिए मनीष भाई, मैं सबसे पहले बता दूं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म की पार्टी है। हमारे पार्टी में हम लोग कुछ नहीं मानते, हम वो मानते हैं जो देश का नागरिक है, देश का सिटीजन है, वो हमारे लिए महत्व रखता है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा, हमारे लिए सब जातियों का वोट जरूरी है। मुझे ब्राह्मण का भी चाहिए, बनिया का भी चाहिए, दलित का चाहिए, अल्पसंख्यक का चाहिए, सब चाहिए। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी को किस किस का चाहिए। अब मैं आ जाऊं मेन मुद्दे पे। यहाँ पे आज जो डिबेट है वो ये है कि रिपोर्ट कार्ड मांगे, लेकिन मुझे उस पर भी अफसोस हुआ कि साहे साहब कहने लगे
कि कांग्रेस का इतना परसेंटेज वोट है, ये दिवालियापन हो गए। तो वैसे कायदे से ये स्लोगन भारतीय जनता पार्टी के लिए हो चुका है कि आप भारतीय जनता पार्टी व्यवहारिक रूप से गुलाम हो चुकी है और मानसिक रूप से दिवालियापन आ चुका है। मैं कह रहा हूं, आप रिपोर्ट कार्ड मांगे, वैसे तो इनका ये व्यक्तिगत मामला है पार्टी का, लेकिन आप किस बात का रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे? उसमें 2-4 कॉलम और बढ़ा देते कि भाई आपके क्षेत्र में कितना नारी सुरक्षित है, कितनों से रेप हुआ, कितने सांसद ने थप्पड़ मारे वर्दी को, ये सब भी तो बना देते। आप लोग मतलब क्या है, आप लोग ये दिखाना चाहते हैं और दिखा भी दिया, और हम लोग भी यही समझते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ ये लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को नेता मानते हैं और किसी को, इनके सांसद कोई भी अपने आप को नेता मानने की जहमत नहीं उठा सकता। वैसे तो ये इनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन क्या ये बताएंगे? क्या ये अपने सांसद से अब पूछ रहे हैं? जब 4 साल बीत गए, अब 6 महीने में चुनाव हो जाएंगे, इन्हें अब लगा रिपोर्ट कार्ड मांगने के लिए? रोजगार के क्या हालत है? अभी 3 दिन पहले पेपर पे छपा कि यूपी के स्कूल 3 जुलाई को खुलेंगे, उसमें बैठने की जगह नहीं है, प्लास्टर गिर रहा है। क्या सांसद ये लिख के देंगे? आप अपने ही सांसद से कॉपी लिखवाओगे और अपने ही नेता से जचवाओगे। पब्लिक कहां है? मजा तो तब आता कि आप अपने सांसद की बात कि पेपर के द्वारा जितने समाचार पत्र आते हैं इस पे लोकल लोगों से मानते, तो पता चलता कि आपके सांसदीय क्षेत्र में कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, जितने उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, कितने सांसदों ने पुलिस के थप्पड़ मारा, कितनी लड़कियों का रेप हुआ, ये पता चलता ना। मेरे से कॉपी लिखाई, मेरे पिताजी से जचवा दी, तो वो तो शत्रुमुर्ख की तरह आंख बंद करके जांच ही देंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये तो लग गया कि भारतीय जनता पार्टी के संग ना तो कोई दल रहना चाहता है और ना ही देश की जनता इनके प्रति अब सोच रही है। तो अब इनका क्या चल पड़ा है? भटका दो, जनता को भटका दो, क्योंकि ये जादूगर लोग हैं, इनको डमरू बजाना बड़ा अच्छे से आता है। जैसे सड़क में जानो तो एक लड़की रस्सी में चल रही होती है, आदमी मोटरसाइकिल आगे चला रहा होता है, देखने उनकी तरफ रखता है। लेकिन मैं इनको समझा दूं कि अब प्रदेश की और देश की जनता बहुत समझदार है और उनको पता चल गया कि इन्होंने छला हुआ है। अब एक बात और कहूंगा, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा आप यूपी को छोड़ दो। मैं मानता हूं कि यूपी में हमारी कमजोरियां चल रही हैं। आप कहां हो? हमसे आगे साहिब साहब बता दीजिए, कहां हो भाई? 4 जगह आपकी प्रदेश में प्योर सरकार है, 4 हम में। अब आप मेघालय में अपनी गिन दो, जहां 2 एमएलए हैं आपके। एमपी में डकैती मार के बना लो, तो भाई साहब फिर ऐसी तो भगवान बचाए ऐसी सरकारों से। आपको जो ये चुनाव हमारे विधानसभा के हो रहे हैं, निश्चित रूप से मानिए कि आप लोगों का जो ये षड्यंत्र चल रहा है, अभी तो आप लोग और इस षड्यंत्र को इन्वॉल्व करोगे देश के साथ। ठीक है अश्विनी साहब, और लोगों को आप कुछ भी कराओगे, जवाब ले ले राज आप देश की जनता को नुकसान देने के लिए, अपने आप को सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। देश के जर्रे जर्रे से खेल सकते हो। ठीक है, ठीक है अश्विनी भाई, देश के सैनिकों के संग खेल सकते हो। ठीक है राज शर्मा जी, आते राज भाई। ठीक है राज भाई आ रहे, राहुल गांधी मांग रहे थे सबूत। ठीक है राज भाई आते हैं, अश्विनी साहब जी जवाब दीजिए। देखिए मनोज जी ने, अरे इनके गवर्नर ने कह दिया ना मनीष भाई, आप उनके लिए भी तो कहो ना। ठीक है राज भाई आ रहे राज भाई आ रहे राज भाई जवाब प्रधानमंत्री जी राज भाई आप आंदोलित क्यों हैं आज? क्या बात है? अच्छा किया पानी पी लिया आपने, थोड़े से शांत हो भाई। मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूँ जिसने देश को आजादी दिलाने के लिए, जिसके पूर्वजों ने अपनी बलिदानों की आहुति दी है दोस्त। हाँ ठीक है, क्यों ना होगा आंदोलित? ठीक है तो मेरी रग रग में। ठीक है राज भाई, ठीक है देश को बर्बाद होते नहीं देख सकते। ठीक है राज भाई थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। राज भाई एक एक करके हम लोग बोले तो अच्छा रहेगा, सवाल का जवाब आएगा, कोई जलेबी नहीं बनाएगा। मैं मनोज भाई से शुरू करता हूँ, फिर राज भाई आप पर आता हूँ। मोदी जी के मंत्रिमंडल की बात, मैं जजों और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने कहा है तो मैंने कहा कि एक आंकड़ा है मेरे पास, मैं रख देता हूँ। 27 ओबीसी मंत्री हैं जिसमें 5 कैबिनेट हैं, और 20 जो है हमारे एससी मंत्री हैं जो 2 कैबिनेट हैं। तो 20 और 27 47 मंत्री तो हमारे पास है ही है ओबीसी और एससी से। यादव, कुर्मी, जाट, पाल, कोली, ये सारे बिरादरी को हमने रखा है। तो ये लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, जो कि हम लोग जो है उस भ्रम से जनता को अवगत करा देते हैं कि ये भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी बात,
राज भाई ने जो बात कहा वो मैं उसका जवाब मनीष जी देखिए, कौन से कांग्रेस की आप बात करते हैं? 1969 में इंदिरा गांधी कांग्रेस से निकाल दी गई थी, कांग्रेस आर बनाया था, बाद में कांग्रेस आई हुई, उस कांग्रेस की बात करते हैं। तो उसमें कितने लोगों ने बलिदान दिया वो। दूसरा, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस कांग्रेस में की स्थापना किया किसने? पहले अध्यक्ष किसने थे? एओ ह्यूम। आजादी के पहले 125 साल पुरानी पार्टी है आपकी। तो क्या एओ ह्यूम अंग्रेज होते हुए अंग्रेज ही अंग्रेजों से लड़ रहे थे? ये तो बड़ा दुखद पहलू है भाई देश में कि स्वाधीनता के लिए कांग्रेस की स्थापना होती है, एओ ह्यूम करते हैं जो कि अंग्रेज थे, और वो अंग्रेजों से ही स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी बात, बहुत से ऐसे लोग थे एक समय, उस समय वो कांग्रेस थी, और आज है कांग्रेस आई, और अखिल भारतीय कांग्रेस जो भी नाम आप दे लें, इसका स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं रहा है। उस समय जो था, जो गांधी नेहरू के समय में कांग्रेस हुआ करती थी, सरदार पटेल जी थे, जिनको आप लोगों ने 1991 तक भारत रत्न नहीं दिया, और नेहरू जी उस कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने भारत रत्न ओढ़ लिया। कब ओढ़ लिया? एक औरंगजेब रोड उस समय हुआ था, अब अब्दुल कलाम रोड हो गया है। उस रोड को संग्रहालय नहीं बनाया आप लोगों ने, लेकिन नेहरू जी के नाम पर संग्रहालय बना लिया। इंदिरा जी ने भारत रत्न ओढ़ लिया, लेकिन जो है ध्यानचंद जी को नहीं दिया, बाबा साहब अंबेडकर जी को नहीं दिया भारत रत्न। तो उस कांग्रेस के आप लोग हैं जिन्होंने शहादत, पता नहीं किसने एक व्यक्ति हो जिसने फांसी का, गांधी नेहरू परिवार के व्यक्ति को फांसी लगी हो तो बता दीजिए। और जिस तरीके से, एक अंतिम लाइन में कहता हूं, नेहरू जी जिस तरीके से जेल में रहते थे, 10 साल 13 साल जो भी रहे हैं, उनका कुर्बान याद आएगी। लेकिन जिस तरीके से वो जेल में उनका सचिव रहता था, उनका नौकर रहता था, वो किताब लिखते थे, उस तरीके से तो हम, आप, राज भाई, मनोज भाई, सब लोग रह सकते हैं जेल में। 10 नहीं, अश्विनी भाई, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है ना कि जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत लेट में नहीं मांगा जा रहा है, कि इतनी लेट में रिपोर्ट कार्ड आप लोग मांग रहे हैं कि भैया रिपोर्ट कार्ड दे दो। एकदम। अभी चुनाव देखिए, 9-10 महीने चुनाव है, और 9-10 महीने मतलब 4 साल काम कर लिया, तब तो रिपोर्ट हम मांगे उनसे। अब लेट में क्या, कि जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही रिपोर्ट कार्ड ले लें उनसे, या आपने क्या किया क्या नहीं किया, कि वो ऐसे ही भर के दे दें। ये दूसरे दलों के लोग करते होंगे, हम लोगों ने उनको 4 साल काम करने का मौका दिया, और 4 साल बाद पार्टी ने पूछा, भाई आप बताइए आपने क्या किया, पार्टी के हित के लिए क्या किया, जनता के हित के लिए क्या किया, हमने जो सब चीजें भेजी थी वो जनता तक पहुंची कि नहीं पहुंची, आपके द्वारा कितने संदेश वहां पहुंचे, ये बताने के लिए 4 साल का समय देना पड़ता है। अब वो लेट क्या हो गया? अब उनको हम देखेंगे, अगर वो गड़बड़ होंगे, गड़बड़ पाए जाएंगे, तो उनका टिकट काटा जाएगा, नहीं तो फिर से उनको हम रखेंगे मनोज यादव जी, देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें मैं नोट कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर पॉइंट है कि बीजेपी इन्फ्लुएंसर को पकड़ रही है। अब देखिए उनका भी सम्मेलन कराएगी, वो इन्फ्लुएंसर जिनके अच्छे खासी रीच है उस, और उन पर भी नजर रखे जा रही है, उन इन्फ्लुएंसर पर जो बीजेपी के मतलब विरोध में लिखते हैं और जो बीजेपी के पक्ष में लिखते हैं, जो तटस्थ होकर लिखते हैं, ये भी है। दूसरी चीज ये भी है कि भाई ऐसे भी लोगों को देखा जा रहा है कि ये लोग कितना काम कर रहे हैं, अंदर कितना इन्होंने काम किया है, महाजन संपर्क अभियान के तहत कितना काम किया है, और भी तमाम चीजें हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का अब अच्छे से फायदा जो है बीजेपी उठाएगी इस चुनाव में, क्योंकि भाई सब साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। आप लोग थर्ड फ्रंट तैयार कर रहे हैं, ये लोग अब इन्फ्लुएंसर को पकड़ेंगे कि भाई उसके जरिए भी अगर हम कुछ भी वोट गेन कर सकते हैं तो भी हमारे लिए बेहतर है। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? से सबसे ज्यादा अगर है तो मौजूदा जो पीडीए बनने का प्रयास हो रहा है, और जिसपे एक बैठक पटना में हो चुकी है, उसके पास। क्यों, ये बात कोई हंसी मजाक की नहीं है। सारी पार्टी के कार्यकर्ता, जो 1-2 हमारी साथ पार्टी में नहीं है, वो ये कोई उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहा हूँ, ये बात बिहार पे भी लागू होगी, ये बात महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी लागू होगी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सारे प्रदेशों में लागू। सारी पार्टियों के वर्कर्स जनता के बीच में जाएंगे, संवाद करेंगे, इस सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए उनके बारे में बात की जाएगी, जो वादा सरकार ने किया था उसके बारे में बताया जाएगा, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को जनता के सामने रखा जाए। किन विषयों पे सरकार ने छुआ है जनता के मुद्दों को, किन विषयों को बिल्कुल अनछुआ रखा है,
उन पे भी संवाद होगा और उन संवाद से बहुत कुछ सामने निकल के आने वाला है। सरकार ने फोकस रखा, शौचालय और कुछ एक जो मकान दिए लोगों को, वो 3 बातों को सरकार ने अब तक फोकस्ड रखा है। मोदी जी की 10 साल की सरकार के कार्यकाल में ये देखने को मिला है मुख्यतः। लेकिन जो विपक्ष का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसमें सबसे नंबर ऊपर पे, इसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे कितना और बेहतर किया जाए, फिर सुरक्षा कैसे मिले, सुरक्षा में सारे इंतजाम आते हैं, रोजगार की गारंटी कैसे मिले, अनाज की गारंटी की बात बीजेपी ने से करनी थी, उसने पूरा मुफ्त का पोटला खोल दिया। देना था 35 करोड़ लोगों को, दे रही है 86 करोड़ लोगों को। गारंटी तो उन्हीं को देना था जिनके पास राशन की दिक्कत है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं, जिनके पास रोजगार नहीं है। लेकिन उसने दोगुने से ज्यादा और ज्यादा लोगों को ये सारी चीजें देने का वो किया, चूंकि उसको लाभार्थी बनाने थे। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग लाभार्थी के अगेंस्ट में गरीबार्थी, शोषितार्थी और इस तरह के जितने भी लोग रह गए उन सारे आर्थियों को समाजवादी पार्टी और गठबंधन ढूंढेगा, उनसे बात करेगा, उनके अधिकारों का जो क्षय हुआ है उस पर चर्चा होगी, उस आधार पे, मुद्दों के आधार पे चुनाव में जाने मनोज भाई, लेकिन एक सवाल है, गठबंधन आप लोग का है, गठबंधन चल रहा है, गठबंधन बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें यह है कि भाई आपके भी सांसद हैं, ममता बनर्जी आपकी दीदी लोग, उनके भी सांसद हैं, नीतीश कुमार उनके भी सांसद हैं, कई सांसद हैं, सबके अपने अपने, सबके पार्टी के अपने अपने सांसद हैं, सभी पार्टियों के। ऐसे में क्या उन लोगों से आप लोगों ने रिपोर्ट कार्ड के लिए नहीं कहा कि भाई अगर हम जाएं बंगाल में और हम यहाँ पर मांगे तो कम से कम हम तो बता सकें कि तुमने काम किया है कि नहीं किया है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? मतलब कुछ तो आप लोग ने भी तो उन लोगों से बात की होगी इन सब चीज़ों को लेकर, कि नहीं जहाँ पर ममता दीदी है वहाँ के जो उनकी पार्टी के सांसद है टीएमसी के वो बिल्कुल बेहतर काम कर रहे हैं, इधर नीतीश की पार्टी के जो सांसद है वो बेहतर काम कर रहे हैं, तो क्या ये लोग बेहतर काम कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के लोग बेहतर काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, गठबंधन जो बनने जा रहा है उसका मुख्य 2 कामों पे चर्चा करना और उसी में सब कुछ समायोजित होना। मीडिया के द्वारा जो सवाल पूछा जाता है वो सीट शेयरिंग पे पूछा जाता है, एक ये सवाल है। इस सवाल से हट के गठबंधन सीट विनिंग कॉम्बिनेशन पे जा रहा है। कहाँ पे एक प्रत्याशी लड़ेगा तो हम चुनाव जीत सकते हैं, कहाँ पे किस राज्यों में सारे प्रत्याशी, सारे दलों के प्रत्याशी लड़े तो वहां पे लड़ाई कैसे आसान हो सकती है। इस सीट विनिंग कॉम्बिनेशन में जितने भी आपके सवाल हैं उन सारी चीजों को ध्यान में रख के चुनाव लड़ने की बात की जाएगी। उसमें आपके भी सवाल आ जाएंगे और जो हम लोगों के अपने सवाल हैं उन सवालों का भी उसमें समायोजन बहुत बेहतर तरीके से आ रहा है। इसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं बचेगा। आपको जुलाई के बाद और अगस्त के शुरुआती 10 तारीख तक आपको एक बेहतर चित्रण देखने को मिलेगा कि गठबंधन का स्वरूप क्या है, लोगों के मनोज भाई आपने देखिए नहीं सिटिंग विनिंग की बात आप करें, जो भाई जीतेगा उसी को टिकट की बात आप लोग भी कर रहे हैं कि जो जीतेगा हम उसी को टिकट देंगे। बीजेपी भी वही बात कर रही है कि भाई हम सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, अगर सही हुआ तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तो अब यहाँ पर ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी के सांसद यहाँ पर मतलब 10 नंबर पा रहे हैं बीजेपी के सांसद, और वहां पर टीएमसी के सांसद 100 में 100 नंबर पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं दोनों बराबर चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, आप भी और बीजेपी भी। मैं कुछ सरकारों का जिक्र किया दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है नहीं, हम विपक्ष में है, लेकिन दूसरे राज्यों की बात कर लो, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं, हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, पंजाब की बात कर लेते हैं। ये मैं मोटा माटी 3, 4, 6 राज्यों को उत्तर प्रदेश के सराउंडिंग बोल रहा हूँ। यहाँ पे तो जो विपक्ष में बैठी बीजेपी उसका कोई सवाल ही नहीं है। छत्तीसगढ़ की शानदार स्कीम्स हैं, इस पे वहां की सरकार अपनी बात को बता रही है और विपक्ष उनको क्रिटिसाइज भी नहीं कर पा रहा। यही स्थिति राजस्थान में है। राजस्थान में जो स्कीम्स कांग्रेस लेके आ रही है, 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। मोदी जी एक तरफ खून निकाल रहे हैं और कांग्रेस की पार्टी दूसरी तरफ खून चढ़ाने का काम कर रही है। तो उस पर कोई सवाल ही नहीं है, चाहे वहां के सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरकारें हो, हम तो डिलीवर कर रहे हैं।
हम सिर्फ राशन पे और शौचालय पे थोड़ी नहीं केंद्रित हैं। जो भी गठबंधन के दल हैं, जहां तमिलनाडु का मैं बात नहीं करूंगा, कर्नाटक की बात नहीं करूंगा, केरल की बात नहीं करूंगा, आंध्रा की बात नहीं करूंगा, तेलंगाना की बात नहीं करूंगा, ये तो बहुत दूर है। यहाँ तो बीजेपी छू भी नहीं पाएगी, विपक्षी गठबंधन के जो भी साथी हैं। लेकिन जहां पे हैं, जहां अपने आप को कहते हैं कि उत्तर भारत के हम राजा हैं, वहां बीजेपी की डिलीवरी विपक्ष के रूप में भी नहीं है सही से। कोई भी विरोध नहीं है। ठीक है अश्विनी भाई, जवाब दे दीजिए। सरकारों ने बेहतरीन पॉलिसी चलाई है, ठीक है कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगा मनीष जी, पाए। 40% कमीशन की तरह कांग्रेस के में, जैसे कांग्रेस ने देखिए, कर्नाटक में लगाया इनके ऊपर। ठीक है मनोज भाई, मनोज भाई ने बहुत सी पॉइंट गिनाए, उसमें मैं शुरुआत पॉइंटेड में जवाब देता हूं। इन्होंने खाद्य सुरक्षा से बात की। आज हम 86 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को हम जो राशन दे रहे हैं खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत दे रहे हैं। एक समय वो भी था जब मनोज भाई यूपीए सरकार में थे, राज भाई की सरकार हुआ करती थी, शरद पवार जी मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ लोगों को राशन बांटने से मना कर दिया था और लाखों टन गेहूं सड़ गया था, वहां देने से मना कर दिया था। एक वो भी सरकार थी और एक ये भी सरकार है। उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई हम 86 करोड़ लोगों को दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, 36 करोड़ लोगों को देना चाहिए। और उन्होंने मना कर दिया कि हम देने लायक नहीं, हमारी नहीं अनाज, आज अनाज का सरप्लस है, इसलिए दे रहे हैं। दूसरी बात मनोज भाई, कांग्रेस को ना दे सरकार, सीट, मनोज भाई सुन लीजिए सीट विनिंग कॉम्बिनेशन पर ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सीट विनिंग कॉम्बिनेशन इन लोगों का ये है कि इतनी गर्मी थी पटना में, अरविंद केजरीवाल जी भाग गए। उसके बाद ममता बनर्जी जी जैसे ही सीताराम येचुरी को माइक थमाई जा रही थी तो नीतीश कुमार की तरफ उन्होंने इशारा किया और वो माइक उनको न देकर सीधा उद्धव ठाकरे को दिया गया और ममता बनर्जी जी उठकर चली गई। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ममता जी को कहते हैं कि टीएमसी चोरों की पार्टी है, और वहां ममता बनर्जी कहती है कि हम किसी तरीके से ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस को नहीं छोड़ने वाले हैं। तीसरी बात, अखिलेश यादव जी ने एक दिन 3-4 महीने पहले बयान दिया था कि रायबरेली और अमेठी जो कांग्रेस के लिए छोड़ते थे हम वहां भी लड़ेंगे। चलिए, हो सकता है वो छोड़ दे उनके लिए, वो अलग बात है। मगर जो अभी मनोज भाई गिना रहे थे बहुत सी चीजें कि विपक्ष में भाजपा नहीं है, दिल्ली में कांग्रेस को कितनी सीटें अरविंद केजरीवाल देने जा रहे हैं, पंजाब में कितनी देने जा रहे हैं, यूपी में जहां मनोज जी विपक्ष में है वो कांग्रेस को कितनी सीटें देने जा रहे हैं, ये सारा समीकरण। अब ये लोग 12 तारीख की गठबंधन की बात कर रहे हैं कि 12 तारीख को वहां पर मौसम ठंडा रहेगा, इसलिए राज भाई वहां लेकर चले गए शिमला में कि वहां की गर्मी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। लेकिन टाइमिंग ऐसी गलत हो गई कि मानसून आ गया, अब वहां पर भूस्खलन चालू हो जाएगा। अब लैंडस्लाइड वहां कौन सा होगा, कौन भागेगा, ये पता नहीं है वहां मनीष जी। तो स्थितियां जो है, चूंकि मनीष जी आप पहाड़ पे ही बैठे हैं, आपको देखेंगे रास्ता कितना बंद हो रहा है, कितना पहाड़ दरक रहे हैं। तो शिमला में अब जो 12 तारीख को होने वाला है उसमें देखिए कितना सिर फटौल हो रहा है, कितने लोग भागेंगे। हाँ, कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा, बकरीद कल है शायद या परसों, उसके बाद तय हो जाएगा कि राहुल गांधी कुर्बानी के बकरा होंगे कि ममता बनर्जी जी होंगी कि अखिलेश यादव जी होंगे या अरविंद केजरीवाल जी होंगे। कुर्बानी का बकरा कौन होगा? एक कॉमन चीज है इन लोगों में कि जितने लोगों का ये गठबंधन बन रहा है सभी दलों के लोग आरोपित हैं, कोई जमानत पे है और सारे भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठा होकर एक कुनबा बना लिए हैं, जिसको कल भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगला हमारा जो 24 का चुनाव होगा वो भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा होगा। और यही नहीं कि विपक्षी लोग, अगर हमारे दल के भी लोग होंगे तो वो भी बक्से नहीं जाएंगे। न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा जीवंत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मनोज भाई, जल्दी से 10 सेकंड सर, राज शर्मा जी के पास जाना है, 10 सेकंड में सर, जल्दी। मैं लूटूंगा, मैं लुटाऊंगा वाले प्रधानमंत्री जी कम से कम ये डायलॉग बोलना बंद कर दें। लुटा दिया पूरे देश को। एक बात, आप ये चिंता बिल्कुल मत करें कि कांग्रेस को हम कितनी सीटें देंगे, आपको कौन देगा, नीतीश जी कैसे देंगे आरजेडी को, सब इसकी चिंता न करें। अगर आपके पास कोई संख्या हो उत्तर प्रदेश को लेके तो आप बता दीजिए कि कांग्रेस को हम कितनी सीटें देते हैं, हम आपकी भी बात मान लेंगे। अगर आप ऐसा कोई डाटा देना चाहते हैं तो बता दीजिए, 2 को छोड़िए 20 का बता दीजिए। अगर आप 20 कहेंगे तो हम 20 भी दे देंगे।
लेकिन आप बेचैन क्यों हैं साहब? ठीक है मनोज भाई आ रहे हैं। राज शर्मा जी सिस्टम। ठीक है, इसी पॉइंट पे आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार की बात छिड़ गई थोड़ा से। राज शर्मा जी, एक कहावत कही जाती है बिहार के अंदर, ऐसा कोई नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, इस तरह की कहावत शायद बिहार में कही जाती है। आपने देखा किस तरह से लालू के साथ रहे, फिर लालू से नहीं बनी, उसके बाद बीजेपी के साथ आ गए, बीजेपी से नहीं बनी, फिर चले गए लालू के साथ, फिर उनसे नहीं बनी, फिर उसके बाद अकेले चुनाव लड़े, फिर नहीं बनी, फिर वो बीजेपी के साथ आ गए, फिर नहीं बनी, फिर वो लालू के साथ चले गए। तो राज शर्मा जी खुद यहाँ कंफ्यूजन है उनके अंदर, और वही आप लोग को इकट्ठा कर रहे, बहुत कंफ्यूज हैं राज भाई। और यहाँ पर तो सवाल ये भी उठ रहा है राज भाई कि रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है, चलिए ये लोग रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, इधर तो रिपोर्ट कार्ड की भी बात नहीं हो रही है, और यहाँ तो गठबंधन में कोई तालमेल अभी दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक। अभी मतलब बैठना ही गठबंधन है, तब बीजेपी भी कई लोगों को बैठा ले और कह दे हमने भी गठबंधन कर लिया है। राज भाई अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ मनीष भाई, सबसे पहले तो मैं साहिब साहब से भी पूछ लूं, आपकी पार्टी में बलि का बकरा कौन बनेगा? कहीं मोदी जी ना बन जाए। गुरुदेव, आप हमारे बारे में बात करने से पहले को छोड़ के सारे बनेंगे। हाँ, बन सकते, मोदी जी भी बन सकते हैं भाई, मोदी जी भी बन सकते हैं। इनकी 160, 70, 80 सीटें रह गई, खत्म। इन्हें मोदी जी को नहीं बनाया जाएगा। अरे राजनाथ सिंह अलग सोच रहे हैं। राजनाथ सिंह ने इनको आगे क्यों बढ़ाया था? इनको, राजनाथ सिंह को लगा था कि ये 200 से नीचे सिमट जाएंगे, तो जो पार्टी मिलेगी हमारे संग गठबंधन में वो मोदी जी के पक्ष में नहीं है। अरे मोदी जी को कभी हंसते देखा? अपने मिनिस्टर से बात करते देखा? आप किससे बात करते हैं अगर साहब बताएं तो ये देखिए कि बलि का बकरा कहीं गडकरी साहब ना बन जाए, कि अमित शाह ना बन जाए। आप ये देखिएगा बस। आप लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या मतलब है आपका? हम मिलके कुछ करें पार्टी, आप अपनी ईद मनाओ, बेरोजगारी दूर करो, शिक्षक सही करो, क्यों नहीं करते हैं आप? आप कहते हैं कि कौन सा संग्रहालय बना दिया जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे? हमने जीते जी नहीं बनाया, आपके मोदी जी ने जीते जी स्टेडियम का नाम रख दिया, तब शर्म नहीं आई आपको साहब? आपको बस ये चिंता है, चैरिटी बिगन्स एट होम। आप अपने घर को देखिए, फिर हमारे घर को देखिए ना। आपकी गलती बताऊं क्या है? आप अपने ड्राइंग रूम के अंदर से बैठ के मोहल्ले को झांक रहे हो, काश सड़क में रह के अपने घर के अंदर झांक लेते, सारी कमजोरियां पता चल जाती। ये देश कुछ नहीं मांग रहा है, ये देश का युवा रोजगार मांग रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं मांग रही है। और जो विश्व गुरु कहते हो, विश्व गुरु बनो ना बनो, स्कूलों में गुरु तो दे दो भाई। आपके यहाँ आप कहते हैं एम्स बना दिए, मेडिकल कॉलेज है बदायूं में। साहब बताइए कितने फैकल्टी है उसमें? आप बता देना। फैकल्टी नहीं है, जर्जर हो रहा है। आप लोगों ने क्या करा? हवा बना दिया, और अब देश की जनता जान रही है। अब आजकल एक और बात सुनिए, मुझे बताइए, मोदी जी क्या सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी? सिंपली एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और मैं आज आंख से आंख डाल के कह सकता हूं, उन्होंने पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री जैसा कृत्य नहीं किया। 10% किया हो तो बात है, उनका सारे कृत्य भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह करते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, वो हमें क्यों नहीं बताते? आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि मैं ये करके आया, हाँ ये करके आ गए, वो सब मीडिया भी दिखा देता है, हम भी देख लेते हैं। बताइए, इनसे पहले सारे प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट 10% छोड़ दिया जाए, वरना विदेश से आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आप देश जवाब मांग रहा है कि हमारे 58 इंच के 56 इंच का जो सीना लेके चलते हैं, वो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों डरते हैं? सर उस पर आ जाए। मुझे ज्यादा नहीं जाना साहब, आपको गूगल का ज्ञान बहुत है। हाँ। और एक और बात, आप लोग गूगल में जीवित हो, ठीक और है, गूगल में अंत हो जाए। ठीक है, नीतीश पर पूछे थे सर। अंत है बिल्कुल, 2024 में खत्म। हाँ ठीक है, लेकिन नीतीश पर आपने बताया नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं सर। एक कहावत चलती है सर बिहार में, आप तो बिहार होकर आए हो ना सर, एक कहावत चलती है। राज भाई तो बहुत सी चलती है, कहावत तो मीडिया के लिए भी चल रही है, कहावतों पे विश्वास किया जाए तो जीना। राज भाई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आप बचिए मत। मनोज भाई इतनी निडरता से जवाब दे रहे हैं, आप जवाब नहीं देना चाह रहे। अपने हिसाब से मांगोगे तो नहीं दूंगा।
मतलब कि साइड आप में मांगेंगे नहीं गोल मेल दूंगा। घुमाते रहेंगे, गोल घुमाते नहीं, रहेंगे। वो गोलमेल- ठीक है राज भाई भाई, ये तो गोलमेल ठीक है। सम्मेलन ही तो चल रहा है। ठीक है, आप रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं अपने, हाँ रिपोर्ट कार्ड पब्लिक देगी भाई। ठीक है, आप ना, भी मांग आपने लेते 4 राज साल भाई। में क्यों ठीक है नहीं मांगा मनोज भाई, ये जो इस कहावत बार है 24 में कि खलास। ठीक है, ऐसा खत्म कोई सगा बीजेपी। नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, इस तरह की कहावत बड़ी चलती है। और ऐसे में आपने भी देखा है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख रहे हैं, काफी सालों से आप भी राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से पहले लालू की पार्टी, फिर बीजेपी की पार्टी, फिर लालू की पार्टी, फिर बीजेपी की पार्टी, फिर अकेले लड़ाई, फिर नहीं जीत पाए, फिर बीजेपी के साथ नहीं बनी, फिर लालू के साथ। तो सर वो आपको नहीं लगता है कि एक कंफ्यूज व्यक्ति के साथ आप लोग हैं? आपको लग रहा है कि वो गठबंधन करा देगा लोगों में, और कई लोगों की विचारधारा मिल जाएगी? कांग्रेस की अलग चल रही है, टीएमसी की अलग चल रही है, अरविंद केजरीवाल की अलग चल रही है, यहां तो सारे तिगड़म बिगड़े हुए हैं सर। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण एक बात, आपका सवाल बड़ा शानदार है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। महत्वपूर्ण बात क्या है कि नीतीश जी की यूएसपी क्या है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। उनकी यूएसपी ये है कि उन्होंने 17 सालों में कभी कम्युनल पार्टी करने वाले के साथ गठबंधन करके अपने राज्य में कम्युनिज्म को स्थापित नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ी उनकी यूएसपी है। अगर समाजवादियों की नजर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने एक बिहार में 3 दशकों से बैकवर्ड की पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे वो लालू जी रहे हों, इसके बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे। ये एक बड़ी यूएसपी है उनके स्टेट में। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हिंदू, वो भले बीजेपी के साथ रहे हो या आरजेडी के साथ रहे हो या कांग्रेस को साथ में गठबंधन में रखा हो, वहां कम्युनलिज्म नहीं स्थापित हो पाया, दंगे नहीं हो पाए, किसी धर्म किसी जाति के लोगों के खिलाफ नफरत नहीं स्थापित हो पाया। क्यों सर? अभी ये रामनवमी नीतीश जी में की क्या सबसे हुआ था बड़ी सर बिहार में? मनोज भाई, नालंदा में क्या रामनवमी हुआ? में क्या हुआ था? अभी रामनवमी में क्या हुआ था? हाँ नहीं, बिल्कुल। इस बार जो चीजें बिहार में हुई, जब गठबंधन टूटा तो कम्युनिज्म स्थापित करने का प्रयास किया, उसका मुंह तोड़ जवाब मिला। कई विधायक जेल में है, बीजेपी के पूरी एक लॉबी जेल में है, अरे उसको उन्होंने बढ़ने नहीं दिया, उसको रोकने का काम किया गया। किसने किया ये आपको बेहतर पता है। बीजेपी के विधायक, दर्जनों विधायकों पे वहां पे मुकदमे हैं दंगा भड़काने के। ये मैं उनकी यूएसपी बता रहा हूँ। नीतीश जी के बारे में ये कहा जाता है कभी इस पाले में कभी उस पाले में। सत्ता बनाए रखने के लिए लोग किसी भी पाले में चले जाते हैं, वो उस तरह के नेता हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जिस तरीके से उनपे अब तक टोटल पॉलिटिक्स की बात की जाएगी, उन्होंने राजनीति की है, उनपे किसी तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, और एक शानदार तरीके से बिहार में राजनीति की कुछ एक मांगों पे असफल रहे कि मोदी जी की सरकार में शामिल होने के बाद भी बिहार को विशेष पैकेज का जो राज्य का दर्जा मिलना था वो नहीं मिल पाया, पैकेज नहीं मिल पाया। वो सारी चीजें डिस्कशन का विषय हो सकती हैं, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है जो डेटा के रूप में कई सांसदों को लेकर, मोदी जी ने अभी हाल में अमेरिका में एक भाषण दिया है, अमेरिका की संसद में बोला, एड्रेस किया वहां के प्रत्याशियों को कि भारत में हर मिनट पे ये बन रहा है, हर दूसरे दिन ये बन रहा है, चौथे दिन ये बन रहा है, हफ्ते भर में ये बन रहा है, महीने भर में ये बन रहा है। उसका अगर 9 साल से कैलकुलेशन करोगे तो भारत का भूभाग खत्म, सब बन गया। तो ऐसे नेता को मानने वाले लोग, उनके सांसद भी वही लिख के दे आएंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण है टोटल डिबेट का निचोड़ मेरे हिसाब से। मनीष ठीक, अश्वनी भाई जवाब दीजिए। जो मोदी जी बोलते हैं वही ये भी बोल देंगे। आज देखिए आज मनोज भाई ने 2-3 बातें याद दिलाया, और मैं आज सवेरे अखबार में पढ़ रहा था, हिंदुस्तान एक प्रतिष्ठित अखबार है, उस अखबार में आज निकला हुआ है कि भारत आज चाइना को पछाड़कर अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हाईवेज वाला देश बना है। भूभाग खत्म कर रहे हैं। अरे प्रभु, ये है समाजवादियों की सोच। पब्लिक से आज के अखबार की मैं चीज बताऊं, मुझे लग रहा 76 कुछ नहीं बन रहा हजार, क्या कह रहे हैं? कुछ भी क्या? अखबार में दिखा देता हूं भाई, कुछ नहीं बन रहा देश में। कहा आपने पेपर की बता दी, ये सब आप लोग तो निकालते हो बस, और कौन है बताइए? हम लोग क्यों निकालते हैं भाई? मनीष जी सुन लीजिए। राज भाई ऐसा है, आप लोग कटिंग लेकर चलते हैं तब नहीं,
आप लोग ऐसे बात ना नहीं। कीजिए, आप लोग कटिंग लेकर चलते हैं तब नहीं, आप लोग अभी नहीं पूछेंगे तो बन डेटा रहा। निकालेंगे पेपर से ही, ऐसी बात ना कीजिए। हाँ, सर, ठीक तो है, मैंने इसीलिए ना, हम नहीं अखबार का देखते। नाम मैंने आप कोट देख किया, लीजिएगा, साहिब साहब देखते इसीलिए हैं गूगल, मनीष जी की अपन कोट का किया काम मैंने। गूगल नहीं है, जो दूसरी समाज बात, को देख रहे हैं वही ठीक है कहेंगे। राज भाई, ठीक है, आ रहे हैं। दूसरी बात, हाँ, कुछ बना ही नहीं है। दूसरा, अभी यूपीए की सरकार में राज भाई के साथ जो है मनोज भाई हिस्सेदार थे। उसमें एके एंटोनी साहब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने 2 बयान दिए। एक तो पहला बयान कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम राफेल नहीं बना सकते। दूसरा बयान दिया कि हम जो है अपने सीमा पर सड़क नहीं बना सकते, चाइना घुस जाएगा हमारे घर में, हम नहीं बना सकते। और हमने दोनों काम किया, राफेल भी किया जिसके पीछे ये लोग पड़ गए, और इनको सुप्रीम कोर्ट से डांट भी पड़ी, माफी भी मांगना पड़ा राहुल गांधी को उसमें। दूसरा, हम वहां तक दौलत बेग ओल्डी तक हम सड़क तो भी ये तो बनाएंगे। आप ही के पार्टी के जो और विदेश हर तरफ मंत्री हम वो भी जो कह रोड रहे सड़क हैं बना रहे हैं कि चाइना तो हमसे आज ज्यादा अखबार में इकोनॉमिकली लिख रहा साउंड है है। कि अमेरिका में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान में अरे है, आप बताइए उसके ना, बाद चाइना वर्तमान है। में क्या कह रहे हैं? तो आज हमने बगैर बनाए अखबार नहीं लिखता है। और तीसरी बात, मनोज भाई ने जो एक पहले कहा था, मैं जवाब देना चूक गया था कि 500 रुपए में राजस्थान में सिलेंडर मिल रहा है। अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। यही देश है। कांग्रेस पार्टी सब्सिडी 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 खेल रही थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आह्वान किया और करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। अगर मैं गलत हूं तो मनीष भाई टोक दीजिएगा। वही सब्सिडी फिर से देने का काम शुरू कर दिए हैं ये लोग, तो 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। क्यों नहीं 7 से 12 तक मनोज भाई ने अरे तो दिया यहाँ। प्रदेश की जनता को दे रहे ना, उत्तर प्रदेश आपकी में तरह दो उद्योग घरानों को तो नहीं दे नहीं दिया रहे। इन्होंने। और उत्तर अरे सुनिए प्रदेश तो, से आप अपने नारा दिया, उद्योग धंधों को काम दे रहे बोलता हो, है, दोस्तों को। जनता ने कहा बाहर बैठो। अरे अब भाई आपके लिए मेरी बात रास्ता सुनिए नहीं ना, खाली, अब आप किनारे अरे हम ही देश रहो। के दे रहे अब ना। सिर्फ ठीक है, सिर्फ ठीक है, योगी ठीक रहेंगे है। आपकी तरह तो अरे नहीं राज थे, भाई, आप तो ना ठीक कि है, होके जल्दी से घूमते फाइनल थे। कमेंट की ओर चलते हैं। मनोज यादव जी, जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए, जो सरकारें होती हैं वो मनीष जी जनता के लिए होती हैं। आपने 2 पूंजीपतियों के लिए उनको दे रहे हैं, दूसरी सरकारें वो जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? आपका फोकस 2 पूंजीपतियों पे है। आपने उनको इतना कुछ दे दिया कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया। लेकिन अगर यही धन का वितरण आप जनता के लिए कर देते तो देश का नाम हो जाता। ठीक है, ठीक है, लेकिन इस राज, तरह के सवाल ना उठते। ठीक है राज शर्मा जी, लेकिन सचिन पायलट तो भ्रष्टाचार का आरोप लेकर वो टहल रहे हैं इधर राजस्थान में, वो क्यों कर रहे हैं ये सब? उनको किसी चीज की लालसा है? वो उन्होंने, फिर मैं कह रहा हूं, यहाँ तीसरी बार सवाल उठाया। हाँ, उन्होंने गहलोत साहब पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। हाँ, गहलोत साहब ने जांच नहीं मैं कराई। बार बार कह रहा हूं, हाँ, क्यों नहीं कराया? पायलट साहब ने ये नहीं कहा गहलोत साहब ने भ्रष्टाचार किया है। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के लिए। अच्छा। और एक और बात सुनिए, हमारी कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि पार्टियों में मतभेद होने चाहिए। हाँ, मैं कई बार देख रहा था, ये खुल के बड़ा कहिए ना। अच्छा लगता था, अटल जी भी थे, हाँ। एक दूसरे को ऐसे डाकुओं की तरह खंजर लेके नहीं चलते थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, साई साहब, चलते चलते मेरी ये बात याद रखना कि जनता को धोखा मत देना। अब आप फिर 2 ही एमपी में आने वाले हो, तय कर लेना कौन से आने हैं बस। ठीक है, चलिए आपके मैं सही अभी बता रहा चुनाव हूं, हम लोग एक और रोज बात, करेंगे मोदी जी डिबेट, भी गुजरात से और भाग फिर के आपको बनारस आए हम हैं। वही आईना जैसा दिखाने आप का कहते काम हो। करेंगे। ठीक है, अभी अब ये 24 तो- ज्यादा ये- भाग ये- के ये- नौ ये- वहां तक से। हुई है। ठीक है राज भाई, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़ नमस्कार।